हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस जोन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दिसंबर 2023 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटे से कोटेशन से स्टार्ट करूंगा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं पे बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाने की। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक निर्मित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देगा। ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है विशेष शिक्षा, 3 नंबर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, और 4 नंबर ऑप्शन में है आपका डी नंबर ऑप्शन समावेशी शिक्षा। तो आपको हम बता दें, यह विचारधारा जो है कि सभी बच्चों को एक निर्मित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, यह कहता है हमारा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में होने वाले घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। ऑप्शन नंबर सी, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन नंबर डी है, यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए, हम जो है एक शिक्षक जो है कभी भी किसी से तुलना नहीं कर सकता है, और ना ही किसी को चीज़ों को अनदेखा कर सकता है, और ना ही किसी संस्कृति या समुदायों के बच्चों को बढ़ावा देगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं उसका महत्व देती है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ, आपको हम बता दें कि ये सब जो नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं, पूछने से रोकना भी नहीं चाहिए, इन्हें नकारात्मक शब्द है। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी निर्देश एवं संचालन, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए, आपको हम बता दें, यहाँ पे बोला गया कौन सी प्रक्रिया नहीं है। नहीं मतलब नकारात्मक है, तो नकारात्मक में जाएंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे नकारात्मक क्या है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये हमको बिल्कुल भी कक्षा में नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ को के बच्चों को खो में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर को और खो आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे इसको। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है कि वो जो है किसी भी चीजों को जो है क्या करते हैं, बहुत ही मतलब शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से जो है सीखने के प्रयास करते हैं। तो एक ऑप्शन के लिए जो है, ऑप्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद आगे है दूसरा जो चीज है अधिगम आवश्यकता। अधिगम आवश्यकता क्या होता है? बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है। और सी नंबर जो कहता है सृजनात्मकता, मतलब बच्चों में कोई काम करने के लिए सृजनात्मक होता है, कोई काम करने को तुल्य रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है
और ऑप्शन नंबर 4 है अवधान, कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आसानी से विचलित होने की आदत। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग फटाफट करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधिगम का एक भाग है, मतलब बच्चे की गलतियां क्या है, तो बच्चे की गलतियां जो है अधिगम का क्या है, एक भाग है ना, और तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, अधिगम बच्चों की गलतियां जो है एक बार बार अभ्यास करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण, ये भी नहीं, महत्वहीन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नकारात्मक शब्दों को तो हम बिल्कुल दूर रखेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है हमेशा केंद्र में रख करके आपको सोचना है और उसका जवाब देना है। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए भाई, तो करना चाहिए हमें क्या, कि अधिगम का यह जो है एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को ए नंबर ऑप्शन में देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। देखिए बहुत लोग बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, अनुभव के परिणाम के रूप में, ये अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन जो ये संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो जो ऑप्शन नंबर डी है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर हम लोग देखेंगे, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वो क्या होता है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, इसका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। देखिए ये तो नहीं होगा, बिल्कुल दबाव में तो बिल्कुल नहीं आता है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, ये भी चीज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एक बार देख लेते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देने का प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुबल्कि प्रश्न को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, पाठ्य पुस्तकें सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, देखिए आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो है पर्याप्त मात्रा का अवसर प्रदान करना, ये चीजें जो है नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गलत चीजें हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण, तो ये बिल्कुल नकारात्मक शब्द है, इसको तो लेना ही नहीं है, कभी भी नहीं। पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों को व्यवस्थित करके समाधान लिखकर नहीं करेंगे, उसको हम लिख के नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर जो हम जाएंगे किसके साथ में, सी के साथ में जाएंगे। और सी क्या कहता है, बच्चों की समस्याओं के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुबल्कि प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ये जो उदाहरण है जिसमें कि बच्चों को जो है स्वपहल और प्रयास करते हैं, तो ये पहल जो होता है बच्चों के द्वारा वो होता है किसमें, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। कह रहा है वे विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं,
तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये किस प्रकार से है? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान एवं संवेग अलग है, अलग नहीं है। देखिए ध्यान से, संज्ञान और संवेग क्या है? दोनों जो है अलग अलग नहीं है। इस कथन के अनुसार जो है संज्ञान और संवेग क्या है? दोनों अलग अलग नहीं है। यही ऑप्शन होगा इसका डी नंबर, ठीक है, जो इस सिद्धांत को दर्शाती है कि संज्ञान और संवेग दोनों जो है अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण माध्यम आपको हम बता देते हैं, ये बहुत ही आसान है। प्राथमिक सामाजिक अध्ययन जो है परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे हम लोग 16 नंबर। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की जो सोच होती है ना गुणात्मक रूप में वयस्कों से क्या होता है? भिन्न होता है। क्योंकि वयस्क लोग जो है थोड़ा उच्च दर्जे का सोचते हैं और बच्चे जो है थोड़ा निम्न स्तर का सोचते हैं, उनकी जो सोच है उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है। तो पियाजे के अनुसार जो है क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच गुणात्मक रूपों में वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? तो जेंडर जो है एक प्रकार से क्या है हम देखते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए है मनोसामाजिक सत्ता। क्या है? मनोसामाजिक सत्ता। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक अवधारणा। और ऑप्शन नंबर डी है एक जैविक निर्धारक। देखिए जैविक निर्धारक बिल्कुल भी नहीं, वो लिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। जेंडर क्या है? एक मनोसामाजिक सत्ता, मनोवैज्ञानिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, है ना, स्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? बी नंबर शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सी नंबर ऑप्शन सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व मतलब स्वयं होता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि अधिगम जो है व्यापक आयाम जो है वो क्या है? शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। चलिए आगे करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण और तर्क शामिल है। आगे देखिए इससे बेहतर ऑप्शन कुछ मिल जाए। बुद्धि बहुआयामी है। देखिए ये बिल्कुल शब्द जो है पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। और इसका जो है जिसमें कि बुद्धि परीक्षण एवं द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरण के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, ये नहीं होगा। छोटे वयस्कों के रूप में, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। निष्क्रिय तो हमें होना ही नहीं है, बता रहा हूं आपको। हमेशा सकारात्मक शब्दों की तरफ ज्यादा पहल देंगे, क्योंकि बच्चों को बाल केंद्रित होकर पढ़ाना है, ना कि शिक्षक केंद्रित होकर के, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप खुद ही बताएंगे क्या होगा? सक्रिय अन्वेषकों के रूपों में। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोत्स्की का अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत विधि है, एक निष्क्रिय विधि है, एक अनुबंधित विधि है, एक सामाजिक विधि है। तो व्यक्तित्व जो है लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? सामाजिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके स्क्रीन पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी नंबर विलंबित अनुकरण, सी नंबर विचारों की अनुत्क्रमणीयता, डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने वर्तुल प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, विचारों की अनुक्रमणीयता। क्या हो जाएगा? विचारों की अनुक्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर
23 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में वे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमताओं केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो केवल है, निष्क्रिय है, ये सब चीजें क्या है, नकारात्मक शब्द है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमताओं को निर्धारित व सीमित रखते हैं। देखिए सीमित भी क्या है, नेगेटिव शब्द है, ठीक है। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत, देखिए पुरस्कृत एवं दंडित, ये तो शब्द हमें इस्तेमाल भी नहीं करना है। बहुत ही आसानी से आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आपको जो है बच्चों को क्या करना है, अपने केंद्र में रख के क्वेश्चन को सोचना है कि बच्चों के लिए क्या लाभदायक है, ना कि उनसे कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे जो है क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सारे बच्चे क्या है, सक्षम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चालक विकास की दर में, क्या क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताओं हेतु चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है ना। इसको देखें, ऑप्शन देखें, अधोगामी से शीर्षगामी। ऑप्शन नंबर बी, अपरिष्कृत स्थूल जिसको बोलते हैं हम लोग चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ऑप्शन नंबर सी है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। और ऑप्शन नंबर डी, शीर्षगामी से अधोगामी। देखिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास की ओर रहता है। ऑप्शन नंबर 24 के बाद हम लोग 25 करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार, देखिए जीन पियाजे जो है जब भी आते हैं तो जो है दिल खुश हो जाता है। क्या जी, जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, स्किनर हो गया, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से बाद में फिर से पढ़ेंगे क्या करके। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको आपका अपना फीडबैक मुझे जो है बहुत बेहतर बनाता है, तो आप दीजिए कि आप इसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे कैसे होते हैं, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि बच्चों को पुरस्कार एवं बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। देखिए अनुबंधित तो हमें बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को, ये नेगेटिव है, ठीक है। अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करता है, थोड़ा सा ठीक है लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जीन पियाजे बिल्कुल नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, देखिए यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं और जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 के बाद 26 नंबर, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, और डी किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चों अपने आप से करते हैं, है ना, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, उसको भ्रांत वार्ता, सी नंबर समस्यात्मक वार्ता, और डी नंबर अहम केंद्रित वार्ता। देखिए आपको हम बता देते हैं कि बच्चा जब आपस में बात करता है तो उनका पर्सनल मैटर होता है कि वो आपस में क्या बात करें। उसको भ्रांत नहीं बोलेंगे, समस्या तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अहम केंद्रित नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, और विकसित जेंडर पहचान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वो क्या है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें का शिकार करना चाहिए, है ना, शिकार मतलब उसे जो है दबोच लेना चाहिए,
मतलब कि उसके उन्हीं बातों में जो उनको फंसाना चाहिए। कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा मतलब छोटे से प्राथमिक क्लास के बच्चों जो है अपने मन में कुछ अनुभव लाती है कि हाँ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है ना, ये मैम कैसे होता है या फिर ये सर कैसे होता है। तो उसमें क्या करना होता है कि उनको जो है उनके विचारों में, ठीक है, उनके विचारों में आपको खुद शामिल होकर के और उनके विचारों को संचय करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी, है ना, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को, ये क्वेश्चन आपने पहले भी सुना होगा, हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने की जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहेल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था में है। तो आपको हम बता दें कि वह बच्चा जो है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी नंबर ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। देखिए आपको हम बता दें, अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी कोहेल वर्ग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको हम बता दें कि उसमें से जो है कोई भी ऐसा कोहेल वर्ग का नीति नहीं है जो ये ऑप्शन ए, सी और डी कह रहा है। तो आप वैसे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि जब बच्चा मतलब कहना कि हिंज जो है एक कहानी होता है, उसके अंतर्गत में क्या होता है, अपनी पत्नी के लिए जो है उसकी तबीयत खराब होती है और उनके पास पैसे नहीं होते हैं दवाई खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सोचता है कि चोरी करते हैं तो हम चोर हम बन जाएंगे और हमको पुलिस क्या करेगा, पकड़ लेगा, और अगर हम चोरी नहीं करते तो अपनी पत्नी का क्या करेंगे, जान उसका चला जाएगा। तो ये एक डायलेमा में रहता है, एक प्रकार का दुविधा है। तो इसमें बच्चा जो है क्या सोचता है, तो उसको जो है वो कौन सी कोहेल वर्ग के स्तर में आता है, तो उसमें बता दें आपको कि बच्चा जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के स्तर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम लोग देखेंगे 31, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य मतलब पॉजिटिव बात बोल रहा है, तो हम पॉजिटिव ही ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे कौन सा कथन पॉजिटिव है। पहला नंबर ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू, है ना, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चों की क्षमता जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं पहली बात क्या है कि ये तो केवल शब्द है ना, ये क्या है, नकारात्मक शब्द है, इसको तो हम लेंगे ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी छटा गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चों के जन्मजात विकार दूर होता है, होश दूर कर, ये नहीं है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के आधार पे बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। नकारात्मक शब्द है, लेकिन नकारात्मक शब्द में इसमें क्या है कि ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, तो हमको पियाजे के अनुसार सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पियाजे जी क्या कहते हैं, अब देखिए उसमें कह रहा है कि जो नहीं है उस पर हमको बात करना है। नहीं, ध्यान देखिएगा, बच्चे अक्सर नहीं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन को जो है उलट पुलट करके चलाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है और ये क्या कहना चाहता है, फिर ऑप्शन को चारों को पढ़ेंगे, जो हमें बेहतर लगेगा, जो जीन पियाजे के अनुसार जो कहेगा उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण एवं उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो है क्या हो जाएगा कि बच्चे जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चा क्या होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नकारात्मक शब्द है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता और अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो है क्या होगा आंसर। तो हम बता दें आपको कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर, प्रतिकारात्मक विचार एवं विकास, विचार का विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, उसके बाद 34, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके स्क्रीन के ऊपर पे, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर डी, विनय कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है।
ठीक है, खेल में क्या करेगा बच्चा, सुखद अनुपात समय बिता रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, मतलब बच्चे जो है एकदम पूरा डीपली जाकर सोचे कि आखिर में क्या हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा देख के कि बच्चे जो है गंभीर रूप से किस चीज के बारे में ज्यादा सोचना पसंद करेंगे। ठीक है, तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। अगर बच्चों से हम पूछें क्या आप इसका उत्तर जानते हैं जी, तो हाँ या नहीं बोलेगा, सोचना क्या है, सही जवाब क्या है। तो उनको अगर पता होगा तो बताएंगे और नहीं पता होगा तो नहीं बताएंगे। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर कोई स्थिति, मान लो भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है ना, आंधी आ रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, तो हम सोच सकते हैं। इसमें गंभीर रूप से सोचने की बातें नहीं है। तो गंभीर रूप से बच्चा कब सोचेगा, जब उसको बोलेंगे विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ को बनाने के लिए दे दें, कोई ड्राइंग है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, उनको हम बोलेंगे कि बताओ कि इसको और हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो बच्चा इसमें ज़्यादा सोचने में अपना समय देगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो आपको हम बता दें, हम लोगों ने अधिगम और शिक्षण में इसको पढ़ा होगा आपने, तो हम आपको बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाए। ए नंबर, करके सीखना। क्या होगा, करके सीखना। करके सीखना, परियोजना विधि, अरे यार ये क्या हो रहा है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये इसका क्या हो जाए 36 नंबर का आंसर हो जाएगा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है ना। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो मतलब प्रगति पे है ना, उसमें से जो है कौन सा जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया का प्रतिबिंबित करती है। और डी नंबर है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, उनके सिद्धांतों एवं संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का सहयोग का समर्थन क्या है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यह नैतिक और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो उनका क्या हो जाएगा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए है ना। एक सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन नंबर बी, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर सी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, ये निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक लिंगी व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है ना। और डैश में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और ऑप्शन नंबर है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आमतौर पर है ना, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, एक लिंगी व्यक्तित्व यही कहता है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। आज हम लोगों ने देखा क्या,
आज हम लोगों ने देखा बाल्यावस्था और विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो है 40 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा आज, जिसमें कि आपका जो है ये आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है दिसंबर में जो होता है, आप तो एग्ज़ाम तो ऑफलाइन कर दिया जैसा आप लोग पता है, तो एक ही एग्ज़ाम पूरे होता है। इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का शिफ्ट अलग अलग होगा, तो क्वेश्चन का इस बार लेवल रहेगा। और जैसा कि पिछले बार ने अभी देखा जुलाई का जो सीटेट था उसमें जो है किस स्तर से जो रिजल्ट दिया गया है, तो अब जो है पढ़ना पड़ेगा। और एक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बल्कि जो है आपको डीपली नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो हम लोग जो है अभी देखें, आप जो है शायद आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही बढ़िया था। हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सक्सेस जोन यूट्यूब पे, और लाइक सब्सक्राइब और फीडबैक हमें आपका बेहतर बनाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।